हाय एवरीवन, ये दूसरा पार्ट्स हम ला रहे हैं बीओई हरियाणा क्वेश्चन पेपर 2019 का। उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें अटेम्प्ट ऑल पार्ट इन शॉर्ट एंड एट वन प्लेस ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फोर्स सर्कुलेशन ओवर नेचुरल सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन बॉलर के एडवांटेज और लिमिटेशंस हमको इसमें बताना है। तो एडवांटेजेस हैं इसके कुछ। फोर्स सर्कुलेशन बॉलर कैन बी यूज एज स्मॉलर डायमीटर देन नेचुरल सर्कुलेशन बॉलर ड्यू टू मोर एफिशिएंट सर्कुलेशन। इसमें फोर्स सर्कुलेशन बॉलर में 3:10 सर्कुलेशन रेशियो होता है और नेचुरल सर्कुलेशन बॉलर में 9:30 सर्कुलेशन रेशियो होता है। और सेकेंड पॉइंट, फोर्स सर्कुलेशन बॉलर में वाइडली सूटेबल रेंज ऑफ पावर प्लांट फॉर बिग, मतलब बड़े मेगावाट के लिए ये बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है। सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, हायर मेगावाट, हायर साइज। और थर्ड पॉइंट इज मोर हीट एरिया अवेलेबल, क्योंकि इसमें फोर्स सर्कुलेशन होता है। जैसे डाउन कमर जो आता है अपना इस बाकी अदर्स में, उसमें बाहर दिया जाता है, लेकिन इसको अगर हम फोर्स सर्कुलेशन में किया जाए तो उसको अंदर भी दिया जा सकता है। और इसमें नेचुरल सर्कुलेशन बॉलर में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं वो हमको सीधा रखना पड़ता है वर्टिकली फॉर्म्स में, लेकिन फोर्स सर्कुलेशन में उसको सीधा ना रख के ये लिमिटेशंस हमको हट जाती हैं कि हमको वर्टिकल ही रखना है। और फोर्थ पॉइंट इज लो सर्कुलेशन रेशियो, जो कि हमने आपको बता ही दिया 3:10 है, इसलिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फोर्स सर्कुलेशन बॉलर का लिमिटेशंस, एडवांटेजेस तो बता दिए। अब लिमिटेशंस में आ जाता है अपना, इसे फोर्स सर्कुलेशन के लिए पंप का यूज करते हैं जिसमें कैविटेशन का प्रॉब्लम चांसेस रहता है। और हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एक कैविटेशन पहला हो गया, दूसरा हो गया हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यह टोटल का 0.5 to 1% यूज करता है, जो कि ज़्यादा है। It requires mass flow rate maximum 1000 to 2000 kg per meter square. That will be very effective. While sudden pressure drop can increase carryover water vapors to superheater, can damage third. Or fourth one is reliability less than the नेचुरल सर्कुलेशन बॉलर ड्यू टू, ये बहुत सारे लिमिटेशन जो है, कैविटेशंस हो गया और ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए होता है इसके लिए, और कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है, और बहुत सारे से। ठीक, तो हमको दो ही इसमें से बताना है। सेकेंड क्वेश्चन का बी नंबर, व्हाट आर द कॉमन फेल्यूर मोड्स इन द फ्लू गैस हीटेड वेस्ट हीट बॉलर। इसमें क्या बोल रहा है, फ्लू गैस के हीटेड ज़्यादा होने से कॉमन फेल्यूर्स बताना वेस्ट हीट बॉलर के लिए। तो इसका पहला है क्रीप। क्रीप क्या होता है, क्रीप में जैसे हीट हो रहा है ट्यूब्स, ओवर हीट होने के कारण धीरे धीरे उसमें
डिफॉर्मेशन क्रिएट होने लगते हैं, जिसको क्रीप बोलते हैं। और थर्मल फटिग्स आते हैं जब जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पर उसमें क्या होता है, थर्मल फटीग आता है। फर्स्ट वन इज क्रीप, सेकेंड इज थर्मल स्ट्रेस, ठीक। थर्ड वन इज इरोजन, फोर्थ वन इज कोरोजन। इरोजन्स में जैसे कि फ्लू गैस जो भी है वो क्या ट्यूब्स में इम्पेक्ट करता है, तो उसमें छोटे छोटे पॉड बनते हैं, इरोजन होता है। और कोरोजन जो होता है फ्लू गैस में अगर वाटर मॉइस्चर कैरी हो गया तो उस स्थिति में वो ट्यूब्स में जाके उसको कोरोजन के चांसेस रहते हैं। और थर्ड सी नंबर, modern high pressure naval steam boiler are designed with all tube ends to an arc of a circle. What are the advantage of this design? इस डिज़ाइन पहले देख लेते हैं। ये है अपना ये नावल स्टीम बॉयलर का ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें एक फीड वाटर ड्रम्स नीचे रहता है, एक सैचुरेटेड स्टीम ड्रम ऊपर में रहता है, और इसके सारे ट्यूब्स जो हैं वो वेंड कंडीशन में लगाया जाता है। इसका एक रीज़न ये है कि हीट कैरिंग कैपेसिटी इससे बढ़ जाता है और एरिया इसको मिल जाता है, और कॉम्पैक्ट एरिया एक तरह का इसमें क्रिएट होता है। अगर सीधा सीधा इतना ही लंबा ट्यूब्स लगाएंगे तो ये क्या है, इसका एरिया बढ़ जाएगा, फर्नेस का एक बोल सकते हैं। तो इसलिए हीट डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब देख के इसको वेंड किया जाता है, और हीट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और डी नंबर, what factor are responsible for the lower projected cost of PCFB is against PBFB? ये क्या बोला है, लोअर प्रोजेक्टेड कॉस्ट, इसका बताना है हमको। तो पहला इसका रीजन ये है, स्मॉलर स्पेस रिक्वायरमेंट है, ठीक। PCFB का PBFB के लिए PCFB को कम स्पेस की ज़रूरत होती है। स्मॉलर कंपोनेंट एंड लेस स्टील यूज किया जाता है इसमें, और इसमें नो नीड फॉर एक्सटर्नल सल्फर रिमूवल, नॉक्स कंट्रोल और बैलेंस पार्टिकल्स रिमूवल सिस्टम, इसमें इतना चीज़ें ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इसका लोअर प्रोजेक्टेड कॉस्ट होता है PBFB की अपेक्षा। और सी नंबर ई नंबर जो है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टीम टरबाइन ओवर
रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स। इसमें बताना है एडवांटेज ऑफ स्टीम टरबाइन ओवर रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। पहली बात है, इसमें थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा मिलती है स्टीम टरबाइन में। और रेसिप्रोकेटिंग में क्या है, ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, स्टीम टरबाइन में कम होते हैं। और स्टीम टरबाइन ये हाई स्पीड में रोटेट कर सकते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होने के वजह से कम स्पीड में मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और स्टीम टरबाइन का हाई रिलायबिलिटी होता है रेसिप्रोकेटिंग की तुलना में। और डिसएडवांटेज भी इसमें है, पार्ट लोड में स्टीम टरबाइन कम रिलायबल होता है रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की। अब एफ नंबर आ गया, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माउंटिंग एंड एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स नेम्स। एटलीस्ट 2 माउंटिंग एसेसरीज हमको इसका बताना है। बॉयलर का माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो फर्स्ट थिंग, बॉयलर का माउंटिंग और एसेसरीज समझ लेते हैं। बॉयलर का माउंटिंग जो है वो अपना, इसमें की फैक्टर जो है माउंटिंग का वो है सेफ्टी और कंट्रोल। 2 फैक्टर इसको डिपेंड करते हैं माउंटिंग के लिए, सेफ्टी और कंट्रोल। बॉयलर की सेफ्टी और कंट्रोल। और एसेसरीज जो होता है बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, इसका मेन की फैक्टर है। तो इसमें से एसेसरीज जो है, पहले नंबर पे जो आ रहा है वो एसेसरीज का बता रहा है। इसमें बहुत सारे एसेसरीज होते हैं बॉयलर्स में, जो कि एयर हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, डी सुपर हीटर, बॉयलर फीड पंप, फोर्स ड्रॉप फैन एंड इंड्यूस ड्रॉप फैन, मैकेनिकल सेपरेटर, इक्विपमेंट टैंक, फीड वाटर टैंक्स जैसे डीरेटर्स, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन, ड्रेनेज एक्सपांडर, केमिकल डोजिंग सिस्टम, सूट ब्लोअर एंड वाल्व ब्लोअर्स, प्रेशर रिडक्शन वाल्व, पल्वराइजर एंड फ्यूल फायरिंग सिस्टम, एज हैंडलिंग सिस्टम। इसमें ये सब आते हैं। अभी एसेसरीज में इतना, ये जो भी हैं सब क्या है, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अभी माउंटिंग जो आता है वो है, इसमें क्या होता है, सेफ्टी और कंट्रोलिंग। तो इसमें प्रेशर गेज, और दूसरा है वाटर लेवल इंडिकेटर, और IBR इंडियन बॉयलर एक्ट के 1923 के अनुसार जो सेफ्टी वॉल्स उसको 2 से अधिक रखना है, ठीक। और वाटर लेवल इंडिकेटर जो है ये भी 2 नंबर्स ही रखना है। और 4th वन इज फीड चेक वाल्व, 5th वन इज स्टीम स्टॉप वाल्व, 6 फ्यूजिबल प्लग, 7th ब्लो ऑफ कॉक, 8th मैनहोल एंड मड होल्स। ये सब हैं इसके माउंटिंग। ये माउंटिंग जो है बॉयलर के सेफ्टी और कंट्रोलिंग में काम आते हैं। जैसे सेफ्टी वाल्व जो है कि एक्सेस प्रेशर हो जाता है तो रिलीज करता है, और प्रेशर गेज जो है उसके प्रेशर को मेजर करके उसको विद इन द कंट्रोल लिमिट ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। और वाटर लेवल इंडिकेटर सेम थिंग,
वाटर लेवल इंडिकेटर को देखकर ड्रम के वाटर को कंट्रोल किया जाता है। स्टॉप वाल्व और सेफ्टी वाल्व दोनों प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया माउंटिंग इन एक्सेसरीज। व्हाट इज अ कॉर्डल थर्मोकपल एंड वेयर आर दे लोकेटेड? कॉर्डल थर्मोकपल जो होता है, ये कॉर्डल थर्मोकपल ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काम में आता है। पावर प्लांट में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है और हाई एक्यूरेसी होता है इसमें। ये बॉयलर के वाटर वाल ट्यूब्स में लगा होता है। बॉल्स ट्यूब्स में इसको लगाया जाता है और ये हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। ठीक। और एच नंबर जो है, इनलिस्ट द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी कन्वेनियंटली। इसमें हमको बताना है कि मेजर विस्कोसिटी मेजर किससे किससे किया जाता है। तो इसमें पहला है, बहुत सारे हैं वैसे 6 नंबर्स आते हैं विस्कोसिटी मेजर करने के लिए। और फिस विस्कोमीटर ज़्यादातर यूज किया जाता है। और फिस विस्कोमीटर, और फर्स्ट वन इज और फिस विस्कोमीटर, और सेकेंड वन इज कैपिलरी विस्कोमीटर, थर्ड वन इज रोटेशनल विस्कोमीटर। कैपिलरी विस्कोमीटर, थर्ड वन इज रोटेशनल विस्कोमीटर। What are the cause of the genesis of smearing in ball and roller bearing? हमको ये बताना है स्मीयरिंग इन बॉल एंड रोलर बेयरिंग में क्यों होता है। स्मीयरिंग क्या है ये बता। स्मीयरिंग इज ए सरफेस डैमेज विच ओकर्स फ्रॉम ए collection of small size between bearing and components due to them foreign objects or oil film ruptures या sliding surface reference occurs along with melting। तो इसका मेनली ये है स्मेयरिंग में कि वेयरिंग और उसके कंपोनेंट के बीच में अगर फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो क्या होता है कि फॉरेन मटेरियल आने के बाद ये घिसने लगता है। आउटर रेस इनर रेस, इसका इनर रेस घिसने लगता है और उसके कारण जो होता है उसे स्मीयरिंग बोला जाता है। ये दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला, कोई फॉरेन मटेरियल अगर आ गया तो, और दूसरा क्या है कि ऑयल फिल्म कम बनने लगा तो, ऑयल फिल्म स्लाइडिंग। ठीक। और लास्ट वन इज रीबर्निंग इज आल्सो कॉल्ड स्टेज फ्यूल इंजेक्शन। वाई स्टेज फ्यूल इंजेक्शन क्यों कहा जाता है इसको, रीबर्निंग को? और रीबर्निंग क्या है बताएं। रिबर्निंग प्रोसेस के द्वारा एयर को बढ़ा के दिया जाता है जिससे कि नॉक्स या फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि नॉक्स जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। और इस रिबर्निंग को स्टेज फ्यूल इंजेक्शन क्यों कहा जाता है? स्टेज फ्यूल इंजेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स में समझते हैं इसको। पहला है इसमें प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन में जहाँ पे फ्यूल अपना बर्न होता है। सेकेंडरी जोन जो होता है वो सब स्टोइकोमेट्रिक जोन, उसमें रिवर्न जोन provided by the injection of the reburn fuel, whereupon NOx produced in primary zone
and it is reduced by rebirth. Or third is burnout zone, where is injected to complete burnout. ओके, यही से इसी वजह से इसको कहा जाता है स्टेज फ्यूल इंजेक्शन। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है वो बर्न होने के बाद जो नॉक्स उत्पन्न करता है और इसको फिर से पुनः फ्यूल को री इंजेक्ट करके फिर उसको पूरी तरह से कंप्लीट बर्न कराया जाता है, जिससे नॉक्स रिड्यूस होता है। इसलिए इसको स्टेज फ्यूल इंजेक्शन भी कहा जाता है। थैंक यू।